बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज और उसमें बहुत ही छोटी छोटी आसान सी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा चूँकि अलजबरा का चैप्टर है तो अलजबरा की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो आपको समझाई जा रही हैं। बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अहम होती हैं अगली क्लासों के लिए। तो यहाँ पे जो हमने काम करना है 6.2 में वो ये है कि यूज़ ऑफ लेटर्स होते हैं जो इंग्लिश के लफ्ज़ है ना, ABCD वगैरह, उनका इस्तेमाल करना है। किस लिए? टू रिप्रेजेंट नंबर्स को शो करवाने के लिए। अब देखें उसकी मिसाल ये देखें, जैसे आपने देखें कैसी ये लिखी हुई है, 5 रोटियाँ। ठीक है, रोटियाँ हम लेके आते हैं बाज़ार से, अम्मी पकाती हैं 5 रोटियाँ 6 रोटियाँ। तो अब 5 लिखा हुआ है ना, 5, तो उसकी जगह पे तो 5 हम लिख देंगे, लेकिन रोटियां जो है उसकी नुमाइंदगी किस तरह से होगी? रोटियों को हम मिसाल के तौर पे रोटी आर तो उसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखें 5R का मतलब होगा 5 रोटियां, तो आर लिख के हमने उसको नुमाइंदगी कर दी। ABC में से कोई लफ्ज़ उठा के तो उससे हमने रोटी की नुमाइंदगी कर दी। जैसे अब 6 फुटबॉल हैं तो 6 लिख के, तो फुटबॉल F से शुरू होता है, आप F लिख लें। कुछ भी लिखा जा सकता है, XYZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके जब हम लिखते हैं ना तो ये हम लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटर्स होते हैं ABCD वगैरह, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ABC का कोई भी लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है, तो इनका इस्तेमाल है। अब देखें यहाँ एक दो चीज़ आएगी जो आगे सवाल में भी हमने करनी है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क क्या है, ये क्या चीज़ें होती हैं। देखें एक मैं मिसाल लिखता हूँ, 5x + 6। अब इसमें देखें ये जो 5 और 6 लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ तब्दील नहीं हो रही, जो चेंज नहीं हो सकती। अब 5 लिखा है तो वो 5 ही है, उसकी जगह कोई 7 तो नहीं हो जाना, 9 तो नहीं हो जाना। ये 6 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये 6 है। ठीक है ना, तो अब जाहिर है कि वो फिक्स है। तो जो फिक्स चीज़ होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल होता है जो हमारा चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज होने के काबिल होने वाली चीज़। तो उसमें हमारी ये जो ABC है ना, R लिख दिया, F लिख दिया, X लिख दिया, YZ कुछ भी, तो जितनी भी ABC हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि अब X की मुझे तो नहीं एग्जैक्ट पता कि कौन सी चीज़ है, तो जब एग्जैक्ट नहीं पता होता जिस चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब इनको जहन में रखते हुए हमने एक्सरसाइज करनी है। चलें शुरू करते हैं। देखें ये एक्सरसाइज है, बड़ी ही आसान है, 6.2 वाली। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। कहता है राइट, लिखें, फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, जुमले लिखे हुए हैं, इनको लिखें सिंबॉलिकली, यानी कि मैथ की शक्ल में। देखें कैसे। पहला क्या है? द सम। अब आपने साथ साथ समझते जाना है। सम का मतलब होता है जमा करवाना, चीज़ों को जमा करवाना। तो देखें सम आया ना, तो मैं सम लिख देता हूँ कि भाई किसी चीज़ का सम होना है, जमा होना है। ठीक है, किसका? ऑफ n का सम होना है, n ने किसी चीज़ में जमा होना है। ठीक है, एंड 6, और ज़ाहिर है 6 ने जमा होना है। यानी कह रहे हैं n और 6 इनका सम जो है इज का मतलब होता है इक्वल टू, कि वो बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 20 के। तो ये देखें हमने एक इक्वेशन बना दी है उसको कि जी n और 6 उनका जो सम है, उनको जो जमा किया है, तो इज वो बन जाता है 20 के बराबर। ऐसे करके देखें हम इसको लिखते जाएंगे। नंबर 2 देखें, द डिफरेंस। जब भी डिफरेंस आएगा तो आपने वहां माइनस लगा लेना, क्योंकि डिफरेंस होता है फ़र्क। दो चीज़ों में फ़र्क क्या है? 10 और 8 में क्या फ़र्क है? 2 का फ़र्क है, क्योंकि 10 2 नंबर ज़्यादा है। तो ये जो फ़र्क होता है डिफरेंस, ये क्या करते हैं? माइनस करवाते हैं चीज़ों को। ऑफ नंबर n का डिफरेंस होना है, यानी n ने माइनस होना है, और किस में से होना है? 27 में। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स n एंड 27। n और 27 का जो डिफरेंस है इज, फिर आ गया ना इज, तो इज का मतलब इक्वल टू बन जाता है। किसके बराबर बन जाता है? 5 के बराबर, ये उसने लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड वाले पार्ट में देखें, 4 टाइम्स
जब वो कोई चीज़ कही जाती है ना 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होता है कि वो चीज़ उतनी दफ़ा ज़रब हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो चूंकि 4 है तो आप 4 लिखें, और टाइम्स का मतलब होता है कि ब्रैकेट लगा लें या ज़रब लिख लें, एक ही बात है। अ नंबर n किससे ज़रब होनी है? n से होनी है। 4 गुना, टाइम्स का ये भी होता है, हम उर्दू में इसको गुना भी कह सकते हैं कि 4 गुना होना है किसने? नंबर n ने। तो n नंबर को देके हमने 4 से ज़रब दिला दी है, जब भी ब्रैकेट लगे ये ज़रब होती है, ठीक है। इज़ लेस, वो लेस है। अब ये जो चीज़ बनी है वो लेस है, तो लेस का सिंबल होता है ये वाला, ऐसे जिसकी तरफ हम कोना रखते हैं वो लेसर होती है, जो खुली साइड होती है वो बड़ी होती है उस तरफ, ठीक है। तो ये कहता है ये लेस होगा देन किसके? 7 के, यानी 7 इधर लिख दें कि ये जो 4n बना है वो इस 7 से लेसर है, कम है। अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें, 4 टाइम्स, ये देखें 4 टाइम्स अ नंबर n यानी कि n इज लेस, वो लेस है देन 7, तो साथ साथ लिख दिया। तो हमने इसको ये बना ली चीज़। आगे चलें, कहता है 2 टाइम्स, अब वहाँ पे 4 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स है, यानी कि 2 से ज़रब दिलानी है। अ नंबर n, यहाँ पे भी n है, ठीक है। इज़ मोर देन, वो बड़ा है, ज़्यादा है। मोर, वो लेस था ना ऊपर, लेस के लिए हमने कोना इधर को किया था। अब कहते हैं ये मोर है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम खुली साइड उस तरफ रखेंगे। तो किसके है? 25 के, कि भाई 25 से ये बड़ा है। ये जो 2n बना है यानी n का 2 टाइम्स हमने 2 टाइम्स किया है, वो ग्रेटर है, खुला ग्रेटर है 25 से। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। यहाँ क्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट होता है जो बात वो कर रहा है हमसे, आर ट्रू, वो कौन सी ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, और कौन सी गलत है। तो कहते हैं हर सवाल में जो बात आपको बताई जा रही है ना, तो आपने सोचना है कि वो गलत लिखी हुई है या सही लिखी हुई है। एक पढ़ के देखते हैं। पहला, सम का मतलब जमा करना, ऑफ 5 एंड 8, लिख के देख लें ज़रा, ज़ुबानी नहीं होगा, कि 5 और 8 जो है उनका जो सम है, यानी कि दोनों को जमा किया जाए, इज़ बन जाता है कितना? 20। तो क्या आप देखें ये 20 बनता है? 5 और 8 को जमा करें तो 20 तो नहीं आता, 20 तो नहीं आता ना। तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। तो ये हमने रफ में लिखना है, ठीक है, ये आपने समझने के लिए करना है, इसको यहाँ नहीं रफ में कहीं साइड पे करें, क्योंकि आंसर तो हमने राइट रॉन्ग देना है ना। तो ये चूँकि गलत है, तो फिर गलत के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है? फॉल्स। तो इसका आंसर जो है ये आपने ऐसे करके लिख देना है कि भाई ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है। नंबर 2 देखें, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ज़रब। ये जो 2-3 लफ्ज़ है ना, जब भी सम लिखा आएगा तो जमा करवाना है, डिफरेंस लिखा आए तो माइनस करवाना है, प्रोडक्ट आए तो मल्टीप्लाई है, ज़रब है। किसका? ऑफ 3, यानी 3 का प्रोडक्ट लेना है, ज़रब देनी है किसके साथ? 10 के साथ। इज़ 30, वो 30 होता है। तो ये देखें बिल्कुल सही है, 3 10 बार 30 ही होता है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या? हाँ, ट्रू का वर्ड ही हमने यूज़ करना है, TRUE। तो ऐसे करके आप लिख दें इसके साथ। अब इन सवालों में सिर्फ लिखना है, इनको हल कुछ नहीं करना कि भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अब आगे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, 9 और 19 को जमा कराएं तो 28 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये हम कह देंगे कि ये ट्रू है। इसी तरह अगली को देखें, इसको थोड़ा सा हल करें, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हल कराएं। 6 को ऐसे ही लिखें, 8 में से 2 निकालें तो क्या होता है? 6 होता है। अब 6 और 6 को जमा करेंगे तो वो 0 तो नहीं आएगा, वो तो 12 होता है। तो फिर ये हमें पता चल रहा है कि ये फॉल्स है हमारी, ट्रू नहीं है, क्योंकि उसने गलत लिखा है। ये लास्ट वाले को देखें ज़रा। अब इसमें यहाँ क्या कह रहा है कि 7/8 में प्लस करना है 3 को। अब ये देखें 3, अब ज़ाहिर ऐड होके तो कहते हैं ये ज़्यादा है किस से? 16 से, यानी इन दोनों को जमा करें तो आंसर 16 से ज़्यादा आता है, 17 18 19 20। अब ये आंसर बड़ा नहीं आना, क्योंकि देखें ये तो 3 है ना, लेकिन ये कितनी रकम है? ये ऊपर जब छोटी रकम होती है और नीचे बड़ी होती है ना, तो ये 1 से भी बड़ा नहीं होता। 1, ये 1 कैसे बन सकता है? अगर ऊपर भी 8 हो, 8 को 8 से कटवाएं तो 1 हो जाता है। तो अगर 1 हो, यहाँ 1 और 3 मिलके कितने हो जाते हैं? 4।
तो वो तो 16 से बहुत छोटा है। तो अगर आप यहाँ 7 की जगह 8 भी कर दें तो फिर भी ये साइड छोटी होगी इस 16 से, तो इसलिए ये गलत उसने लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो खुली साइड बता रहा है। तो ये हमारा गलत है, फॉल्स, ये हमारा सही नहीं है। स्पेलिंग इसके ऐसे FALS लिख दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ज़रा 3 पे आ जाते हैं। राइट लिखें द वैल्यू, उसकी रकम ऑफ अननोन, ये जो डिब्बा है ये अननोन होता है जिसका पता ही नहीं होता, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इस बात की कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है। अब जो पहला सवाल है देखें, कहता है डिब्बा है प्लस 18 है इक्वल टू 36 है, यानी 18 में क्या जमा करें कि आंसर 36 आए। तो ये हमने सोचना है कि 18 में क्या जमा करें तो 36 आए। इसका एक और टोटका भी होता है, 36 में से इसको निकाल दें, 36 में से 18 को निकालें तो कितना आता है, ये फिर 18 ही आता है। तो मतलब ये कि अगर इधर 18 हो जाए तो 18 और 18 मिल के 36 होता है। तो यहाँ पे हमारा 18 होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है दूसरे पार्ट की, इसमें ये रेशियो है, निस्बत है 3:5 और ये बन जाती है, अब इसका नहीं हमें पता, डिब्बा है रेशियो 10। अब यहाँ टोटका क्या यूज़ करना है, आपने देखना है 10 किस जगह पे है, दूसरी जगह पे है ना, तो इस ये और ये एक जैसी चीज़ें होती हैं। यानी पहले 3 की और 5 की रेशियो थी, अब 5 की जगह 10 आ गया, तो कैसे आया 10, 5 की जगह 10 कैसे आया, 5 को किस से ज़रब दें तो 10 आए। 5 2 करके 10 आता है ना, 5 को अगर हम 2 से ज़रब दे दें तो वो 10 बन जाता है। तो इसी का मतलब इस 3 को भी 2 से ज़रब देनी है, क्योंकि इसको भी तो 2 से ज़रब दी थी ना। तो 3 2 बार कितना होता है 6, तो वो हमने 6 यहाँ लिख देना है। ठीक है, इससे आइडिया होता है कि 5 से वो 10 हुआ है तो 2 से ज़रब हो के ही हुआ है, तो फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा लें तो 3 2 6 हो जाएगा। अब ये भी देखें, एक सवाल ही है 20% ऑफ 2000। अब ये मैं हल करना ही पता करेगा तभी तो पता चलेगा ना कि क्या आता है। तो इसको थोड़ा हल करते हैं। परसेंटेज का सिंबल जब भी आए मैं कहता हूँ इसको ओवर में 100 लगाया करें। ऑफ जो है हमेशा ज़रब होता है, ये याद रखें। बार बार जब भी सवाल में ऑफ आए मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 2000 लिख लेना है। अब नीचे ऊपर से चीज़ें कटती हैं, 2 0 इधर से कटवा दें, तो ये भी 20 है ये भी 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों ऊपर हैं। तो 2 2 4 और ये 2 0 400 बन जाता है। तो इधर हमारा 400 होना चाहिए। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखें 400 आ जाता है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे भी आ जाए तो हमें इस डिब्बे वाली जगह का चीज़ का नहीं पता कि ये क्या है, तो उसके लिए टोटका फिर वही है कि आप इस वाली चीज़ को उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस होती है। अब ये रफ अमल में हम करते हैं कि क्या आता है, ये 1/10 लिखा हुआ है ना पहले ही, अब इसने उठ के इधर आना है दूसरी तरफ, तो इसने माइनस का हो जाना है। ठीक है ना, 1/10 के पास ये उठ के उधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इसका एलसीएम लेके देखता हूँ, क्योंकि बटे वाली चीज़ें एलसीएम ही आना है। तो बड़ी 10 है ना, तो बड़ा ही एलसीएम आएगा, क्योंकि छोटी के टेबल में ये बड़ा आ जाता है। 5 2 10, तो यही एलसीएम है। जब ये सेम होती है ऊपर वाली वैसे ही आ जाती है जो हो, और इसका फिर टेबल पढ़ के देखें, 5 2 10 होता है, वो 2 इधर लिख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 2 4। अब 1 में से 4 तो नहीं निकलता है, 4 में से 1 निकाल लेते हैं, 3 आ गया। बड़ी यही है 4, तो इसका जो सिंबल माइनस है वो लगा लें, और 10। तो ये है रकम कि जी इधर ये वाली अमाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, -3/10। ये ऐसे करके पता चलाया जाता है कि अननोन चीज़ जो है वो क्या आएगी। इसी तरह अगले पे चलते हैं। यहाँ पे जाहिर है उनको उधर तो नहीं लेके जाना, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी है वो खुद ही अकेली है, तो इसलिए इधर ही इनका एलसीएम हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। 11 के टेबल में 22 आता है, 11 2 22, तो फिर यही इसका एलसीएम आएगा। ये दोनों सेम हैं, ऊपर वाली वैसे ही आ गई, और यहाँ आ जाएं 11 2 22, वो यहाँ लिख लें और ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 14। अब ये प्लस हो रहे हैं ना, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 15/22। तो ये देखें इसका आंसर है। यही चीज़ इधर लिखनी चाहिए हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 15/22, तो स्टेटमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट वाला, और ये मैंने आपको शुरू में बताया कि कांस्टेंट में और वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है।
तो यही हमने यहाँ देखना है। मसलन जो पहला सवाल है उसमें ये उसने इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ देखें लिखा हुआ है n+9। तो मैंने बताया था कि जो चीज़ एग्जैक्ट होती है वो कांस्टेंट है। तो ये जो 9 है ये कांस्टेंट है क्योंकि हमें पता है 9 है, कॉमा लगाएं बीच में और ये 0 को भी ले लें क्योंकि 0 का भी तो हमें पता है ना। तो 9 और 0 ये दोनों कांस्टेंट है। और ये जो n है, क्योंकि जो भी आपकी ABC आनी है वो हमारा वेरिएबल होता है क्योंकि उसका पता नहीं होता n की जगह कौन सी रकम है, तो फिर वेरिएबल हमारा क्या है n। ऐसे करके आपने आंसर लिख देना है। अब सबका आंसर इसी तरह से होता चला जाएगा। अब इसमें देखें कांस्टेंट क्या है, 7 है, 2 है और ये 9 में। अब बाज़ का एक चीज़ ज़रा ये ध्यान रखिएगा कि वो बाज़ का जो है ना ये इस 7 को कांस्टेंट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच है। जो वेरिएबल के साथ पीछे अटैच होती है ना उसको एक नया नाम है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में ये कोएफिशिएंट पढ़ते हैं हम इसको, अभी पता नहीं आपके वो इसमें है कि नहीं। तो आप इसका आंसर पीछे देखिएगा कि कांस्टेंट सिर्फ उसने 2 और 9 रखे हैं या उस 7 को भी लिया है। अब कई दफ़ा वो इसको भी ले लेता है तो वो कांस्टेंट ही, लेकिन वो इधर इसके साथ लगा हुआ होना इसको कोएफिशिएंट चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कांस्टेंट हैं सिर्फ, लेकिन बुक में पीछे देख लें अगर उसने इसको भी लिया हुआ है तो फिर लिख लें 7 को भी एज ए कांस्टेंट ले लें क्योंकि वो बुक के हिसाब से साथ चलना पड़ता है। और वेरिएबल तो वही है हमारा p, क्योंकि जो अननोन है जिसका हमें पता नहीं है उसने वेरिएबल होना है। इधर आ जाए तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये जो 1/3 है ये हमारा कांस्टेंट है। तो यह वैसे ये भी कोएफिशिएंट है क्योंकि x y के पीछे है, तो बहरहाल कांस्टेंट इसको ले सकते हैं। और वेरिएबल हमारा x भी है और y भी है, ये दोनों वेरिएबल है। अगला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये 7, 4, 9 सब जो है हमारे क्या हैं, कॉमे बीच में लगाने हैं। ठीक है, ये सॉरी उल्टा हो गया है, ऊपर वेरिएबल मैंने लिखा हुआ था, कांस्टेंट्स हैं ये सारे 7, 4 और 9। ठीक है, 7 को आप कंफर्म कर लें, 4 और 9 तो है ही है, पीछे आंसर देख लीजिएगा। और वेरिएबल में तो सारे हमारा सिर्फ है ही i। ठीक है, ABC में तो सिर्फ i है। इसी तरह जो अगला है m और n, ये दोनों क्या हैं, हमारे वेरिएबल हैं। कॉमा लगा के दरमियान में कॉमा लगा लें। कॉमा असल में ये करता है ना, दो चीज़ें लदा कर रहा होता है। और कांस्टेंट हमारा 8 ही है, तो 8 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और ये लास्ट वाला पार्ट कि इसमें अगर आपने वेरिएबल लेना है तो ये x और y ये हमारे वेरिएबल होने चाहिए और कांस्टेंट हमारे उसी तरह ये 9 हो गया। इसके साथ वैसे कुछ लिखा नहीं है, जो नहीं लिखा होता वो 1 होता है। अगेन आंसर देख लें कि पीछे उसने 1 को भी शामिल किया है कि नहीं, और -37। ठीक है, वरना कांस्टेंट सिर्फ -37 है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया कि अगर उसने पीछे दिया हुआ है तो फिर इनको भी शामिल कर लें। तो ये हमारा हो गया काम। ठीक है, थोड़ा सा याद ये रखना है कि कांस्टेंट उसको लिया जाता है जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये पीछे वालों को भी ले रहा है तो किसी हद तक हम उसको कांस्टेंट कह सकते हैं, वरना इसका स्पेशल नाम क्या है, कोएफिशिएंट। इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जैसे बुक के पीछे उसने किया हुआ वैसे कर लें। ओके भाई बच्चों, अल्लाह हाफिज़।